यूके पीसीएस मेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो भी अब शेड्यूल रहेगा मेंस के लिए। ऑल्दो देखिए ये मेंस है 2025 वाला जो 26 में हो रहा है। अब 26 वाला कब होगा? तो डेट तो हर बार कैलेंडर में आयोग 26 का 26 में, 25 का 25 में और 24 का 24 में वैसे ही देता है। लेकिन एक्चुअल में जो नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम पढ़ते हैं मेंस वाले, वो जनरली पोस्टपोन्ड होके फिर नए टाइम मिलता है। नए टाइम के बाद भी अब आपका जो नया टाइम दिया गया है वो अप्रैल है शायद। उसमें भी टेंटेटिव है, मींस और भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए चलिए अप्रैल हम मान के चलते हैं। तो जिस किसी ने भी इसके पहले प्रिपेयर नहीं किया था, तो आपके लिए तो एक ये समझो कि नया रिजल्ट आया है और उतना ही टाइम आपको मिला है, आराम से आप मेंस का प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा, जिसकी प्रिपरेशन थी मींस एक सर्टेन लेवल तक थी, 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता, सबको रहता है कि यार कुछ ना कुछ लैकिंग है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसका टाइम है कि आप अब उसको थोड़ा सा मोमेंटम जो था वो लूज किया। वो सबके साथ होता है और हो सकता है आप जो लोग अभी दिसंबर में मेंस देने वाले थे, जो भी जिस लेवल पे आप मेंस देते, हो सकता है आने वाले टाइम में उससे थोड़ा सा और खराब लेवल पे हो जाओ। क्यों? क्योंकि जो टाइम है वो ऐसी चीज है कि वो ऐसा नहीं है कि आपको इम्प्रूव ही करेगा, आपका डिटेरियोरेशन भी करेगा, पढ़ाई नहीं होने देगा। कोई और प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं लाइफ में, वो आ जाएंगी। तो एक्चुअल में जो आप मेंस लिख सकते थे वो आप नहीं लिख पाओगे उस लेवल का। एटलीस्ट सिलेक्शन होना ना होना वो बहुत सारे कोइंसिडेंस पे निर्भर करता है। एनीवे जो भी है, चलिए स्टार्ट करते हैं उसके बाद। अब पहली चीज हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो डिस्कस करेंगे, कैसे और आगे हमें मूव करना है वो। देन आप अपनी स्ट्रेटजी क्या बना सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके कुछ फीडबैक रहेंगे तो आप भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिगिनिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करा जाए? एक चीज सब बोलते हैं कि हम मेंस में देखिए ये करने वाले हैं, इस तरीके से करना है। मैं आपसे चलिए शुरू करते हैं कि क्या नहीं करना है। पहली चीज, और एक ही चीज बोलूंगा जो आपने एकदम दिमाग में ना इसको कुछ भी करके बसा लेना, अगर अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। क्या? नो एक्स्ट्रा कंटेंट। देखिए एआई का जमाना है, और एआई का नहीं भी हो तो इतनी सारी बुक्स थी पहले मार्केट में, और उसके बेस पे भी बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था। फिर अलग अलग कोचिंग्स आई, सब ने अपने अपने स्पेसिफिक कंटेंट बनाने स्टार्ट किए। उस कंटेंट की डोज सबको मिलती है। कोई किसी इंस्टीट्यूट का नाम देता है कि इसके अच्छे नोट्स हैं, कोई किसी और इंस्टीट्यूट को, या जितने इंस्टीट्यूट होंगे आप देखना कि वो अपना ही कंटेंट निकाल के लेके आएंगे, जो उन कोचिंग वालों के लिए तो सही है, लेकिन आपके लिए एक तरह से हिमालयन ब्लंडर है। मत करना ये गलती। किसी भी एक्स्ट्रा कंटेंट, चाहे कोई कितनी अच्छी इमेज लगा के, क्योंकि देखिए जनरली जो आप पढ़ चुके हैं ना उसको आप दोबारा नहीं पढ़ना चाहते, ये सबके साथ है। ओबियस भी चीज़ है यार, क्या उसमें फिर बोरिंग बोरिंग चीज़ें जो नोट्स पढ़े थे, चलिए 100% नहीं 80% तो उसमें से याद है, 70% है, लेकिन आप उसको दोबारा से रिवाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे अच्छा है आप किसी फ्रेश कंटेंट पे पहुंचते हैं, मींस चीज़ें वही रहेंगी, फिर भी आप उसको पढ़ते हो क्योंकि अच्छा लगता है और फील आती है कि हमने कुछ पढ़ा है। अदरवाइज क्या लगता है कि यार पूरा दिन हो गया बैठे हुए, ये 8-10 पेपर थे या फिर मेरे नोट्स थे, यही रिवाइज नहीं हो पाए, और रिवाइज हो भी गए तो यार कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ नया सीखा है, सब चीज़ें वही हैं। और वहीं से फिर डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, आप किसी और कंटेंट पे जाओगे, किसी चैनल पे सर्च करोगे, टेलीग्राम पे हज़ारों पीडीएफ हैं, जितने चैनल ज्वाइन करोगे सबके पास। अब होता क्या है ना, कहीं पर डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ये क्या है, ऐसा ऐसा टॉपिक है जो आपको लगेगा यार यहाँ इसमें मैं वीक हूँ या मैं इतना अपडेट नहीं हूँ, तो आप वहाँ चेस करोगे। आप उसको चेस करने जाओगे, आपने थोड़ा पढ़ा, फिर आपको लगेगा यार इस कोचिंग का ये वाला कंटेंट तो अच्छा है, मतलब बाकी सब भी सही होंगे, आप दूसरों पे भी जाओगे, स्विच करोगे।
तो एक टेंडेंसी रहती है कि आपको कहीं वीकनेस लगती है, एक फोमो लगता है, तो फिर उसके चक्कर में आप सब कुछ चेज करते हो, जो नहीं करना है। पहली लर्निंग यही रहेगी, मत करना, बिल्कुल चेज मत करना। इवन मैं आपको लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे इवन, क्योंकि लास्ट जो मेंस हुआ है 3 चरणों में मेंस हुआ है आपका। पहले शायद फरवरी में था, फरवरी में नहीं, आपका नवंबर में मेंस था, नवंबर में हुआ नहीं, फिर फरवरी में डेट आई, फरवरी के बाद फिर एक पेपर था आपका GS1 जो मई में हुआ। तो ये 3 चरणों वाला मेंस जैसे तैसे पूरा हुआ, सब लोग एग्जॉस्ट हो गए थे उसमें। मींस मैं आपको बताऊं, लिटरली जो लोग मेंस सबने दिया, और जिसने फरवरी में मेंस दिया था लास्ट ईयर, उसमें से कुछ बच्चे मई में एक पेपर हुआ था GS1 का, वो देने ही नहीं गए, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए। क्यों? मन ही नहीं कर रहा था यार, फालतू में पेपर लिए जा रहे हैं, कभी पोस्टपोन करते हैं, कभी पेपर कैंसिल कर देते हैं, कभी नई डेट आएगी, अब कोई कहाँ पे है, कैसे है। तो उन सबके बाद भी कुछ बच्चे जो बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, मैंने उनकी खुद से कॉपी देखी है, चेक भी की है, इवन इतने अच्छे से, अच्छा क्या, अब अच्छा बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए, वो मेंस में आराम से लिख के आए। बहुत कम कंटेंट था, कम नॉलेज थी, जो मैं पर्सनली भी उनसे बात करता था, और लास्ट में जाके अभी जो आपका रिजल्ट आया उसमें वो क्लियर किया है उन्होंने, और इंटरव्यू देने वाले हैं। अब एक्चुअल में मार्क्स कितने हैं वो नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट आप उस एवरेज से मेंस क्लियर तो कर सकते हो ना। तो बेसिक चीज़ यही है, कंटेंट नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और सब कुछ भी है, तब आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ा माइंडफुल यूटिलाइज करना PDF का, ठीक है। क्योंकि फ्री में कोई चीज़ नहीं होती, आपको अगर कोई PDF प्रोवाइड कर रहा है किसी चीज़ का, तो चाहे उसका चैनल थोड़ा सा ग्रो करे, उसी का लालच हो, कुछ भी हो, इवन मैं भी प्रोवाइड करूं तभी भी ऐसे नहीं कि आप ब्लाइंडली कि इसको फॉलो करने स्टार्ट कर दिया, बस अब इस कंटेंट को पढ़ना है और हो जाना है। आपका जो कंटेंट है, जो लिखा हुआ है आपने नोट्स में, आपको सबसे पहले प्राथमिकता उसको देनी है। कहीं कुछ फिलर्स हैं, गैप्स हैं, तब आप कहीं से यूज कर सकते हो, ठीक। तो पहली एडवाइस तो मेरी यही रहेगी आपको, ठीक। दूसरा, हम कैसे स्टार्ट करेंगे उस पर अभी आएंगे। दूसरी एक जो चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप अभी अपना एक पेन लीजिए, पेन, और डिसाइड कीजिए किस पेन से आपको लिखना है। छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत काम की है, फिर बाद में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सबको होती है। तो पेन अपना डिसाइड करो अभी से, ठीक। भाई जेल है, वॉल है, V5 है, V7 है, जो भी है, जिससे भी लिखना है अभी आप डिसाइड करो, उसी से लिखना है। डेली जितने आंसर लिखोगे उसी से लिखोगे, नोट्स भी उसी से बनाओगे, और सारा आपका ना फ्लो में आ जाना चाहिए, ठीक। ये तो हुआ एक क्या नहीं करना है और क्या इमीडिएट आपको करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको आप पेन को 1 महीने बाद से चेंज करोगे, अभी से करो, सही रहेगा। ये क्या लिखा, 2 चीज क्लियर। अब तीसरी चीज, एक चीज रहती है आंसर राइटिंग, कि यार इस टाइम पे अब क्या किया जाए। जो हमने पढ़ा हुआ है उसको पढ़ें, कहीं पे टेस्ट सीरीज लगाए, कोई कोचिंग ज्वाइन करे, किस तरीके से आगे किया जाए। कुछ प्लानिंग नहीं है, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, टाइम का नहीं है, पढ़ाई का नहीं है, लिखने का नहीं है, और आपको फिर शायद भले ही आपका मेंस कितना भी अच्छा जाए, आप लोग प्रीलिम भी दोगे, है ना, सबके साथ है, सब लोग प्रीलिम देंगे इस बार का भी। बाकी किसी का UPSC का भी होगा, किसी अदर स्टेट का होगा, यूपी का होगा, MP का हो सकता है, राजस्थान का हो सकता है, उसकी भी वैकेंसी आई हुई है। तो आपको इतना स्कोप भी लेके चलना है, एक 1.5 घंटे का, कि कम से कम अगर आपको कुछ और भी पढ़ना हो तो आप उसको भी मैनेज कर पाओ, ठीक है। तो ये तो हुआ एक बेसिक सा पार्ट। हम क्या करेंगे, या फिर आपको आइडियली क्या करना चाहिए, चलिए फॉलो मत करना इसको। आपको, अगर मैं आपकी जगह होता, या फिर जो लोग लास्ट ईयर भी मुझे देख रहे थे और अभी भी इस टाइम पे देख रहे हैं, आप में से बहुत सबका इंटरव्यू है, मुझे पता है। तो चलिए पहले तो अपना इंटरव्यू आराम से आपको करना ही है, मार्च तक हो जाएगा शायद आपका, और उसके साथ ही साथ मेंस भी आपको देना है। तो किस तरीके से, ये जो कैनवास है अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, वो सारा सबके लिए है, जिसको फ्रेश बिगनिंग करनी है उसके लिए, जिसकी तैयारी थी
फिर से देना है, उसके लिए भी जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो, जिसको प्रीलिम की भी तैयारी करनी है, उन सबका एक फिक्स पैटर्न, आराम से करना, कुछ नहीं छूटने वाला। और मज़ेदार चीज़, अगर देखिए हाँ इस टाइम पे क्या होता है ना, ट्रस्ट का एक इशू रहता है, क्योंकि जो लास्ट ईयर था, लास्ट 24 में हमने स्टार्ट किया था, अब तो 1.5 साल हो गया है, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था मुझे कि हाँ मैं आपको बिलीव थोड़ा करा पाऊँ कि हाँ भाई इस बेस पे आप ऐसे ऐसे करोगे तो ये एक्चुअल में हो जाएगा, रियल में होगा। अब क्योंकि रिजल्ट आ चुका है तो नाउ आई एम इन पोजीशन कि आप चाहे जिसका मेंस निकला है आप उससे पूछ लीजिए, जो रिजल्ट रहा है या जो मेंस दे के आए थे, मैंने आपको ओपनली है, आप सर्च करना GS1 या GS2 किसी भी PDF को और उसको मिला के देख लेना, मोर और लेस आप GS1 को ही ले लो। जो भी आपको कंटेंट कराया था या जो भी चीज़ आपको कराई होंगी 80 to 90% डायरेक्ट उसी में से था। मीन्स आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, एक शब्द नहीं पढ़ना था इधर उधर, सीधा उठा के लिख दो। और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जो किसी से हैंडल नहीं है। और चलिए 20 के 20 आपको आते भी है ना, मैं आज दावे से कहता हूँ 100% सबको अच्छे से नहीं लिख पाओगे, टाइम का इशू हो जाएगा, बहुत सारे इशू होंगे, लेकिन आप 20 के 20 क्वेश्चन या 25 अच्छे से नहीं लिख पाओगे। हार्डली 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन एकदम बढ़िया वाले, बाकी 5 क्वेश्चन एवरेज, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 4 क्वेश्चन जो बिल्कुल बस बना के लिख दिया आपने, जो पूछा गया था बस उसी के आसपास लिख के आगे, और कुछ ऐसा जो हवा भी नहीं लगी आपको। तो इसी तरीके से सबका होता है, और जिसका क्लियर होता है या हुआ है, आप चाहें उनसे भी बात कर सकते हो। ठीक, हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपके GS1 से लेके 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सबसे पहला जो सवाल आएगा ना मन में कि इन चारों को छोड़ो, सबसे पहले 5th और 6th का बताओ, है ना, यही रहता है सबके साथ। तो आप देखो ऐसा करना, 5th और 6th के लिए अभी मैंने एक वीडियो भी डाली है 10 घंटे की समथिंग है, वो ज्योग्राफी के लिए है। अब उसके बाद मुझे उसमें क्या करना है, एक वीडियो आएगी कल आ जाएगी आपकी प्रीलिम के लिए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी पे, उत्तराखंड की ज्योग्राफी पे कंप्लीट, वो डिस्कस होंगे। और उसी के बाद जो क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं अभी तक वो सारे डिस्कस होंगे, और जो पूछ सकता है, मीन्स कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो पूछ सकता है वो भी मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ वो पूछे नहीं पूछे मैं आपको वैसी चीज प्रोवाइड कर दूंगा कि वो पूछ भी ले, कहीं से भी पूछ ले, आप ज्योग्राफी का नहीं छोड़ के आओगे, मेरी गारंटी है 100%। कुछ भी पूछ ले, जो भी बाकी सब लिख रहे होंगे आप उससे बेस्ट ही लिख के आओगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप वहां से देख लेना। अभी मेरा क्या है ना, 15 डेज का टारगेट है कि 15 दिन में ज्योग्राफी कराइए, 15 दिन में अब आपको नेक्स्ट इकोनॉमी हो जाएगी, इकोनॉमी के साथ भी सेम करेंगे। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। देन आपको सोसाइटी और साथ में पॉलिटी, ये भी 15 दिन में। तो एक ही वीडियो आएगी सबकी, एक एक वीडियो आएगी, और ऐसे ही हिस्ट्री, तो इन सबकी चाहे 20 घंटे की वीडियो बने एक, या फिर 15 घंटे, 10 घंटे से कम की तो मुश्किल ही है हो पाना, नहीं हो पाएगी उससे कम में। तो वो 10-10 घंटे की, 15-15 घंटे की एक वीडियो देखी, एक सब्जेक्ट आपका पूरा, ऐसे ही इसमें। तो टोटल आपको देखिए 15, 30 और 30, 60, 60 डेज, 2 महीने लग रहे हैं, और 2 महीने में आपका पूरा हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब हो जा रहा है उत्तराखंड का, ना ही कुछ छूटेगा। प्लस में आपको वो टेक्निक, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आराम से, कि आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप लिख के आ जाओगे। तो इसकी तो टेंशन आप वहाँ पे रख दो। ठीक है, कोई कोर्स नहीं है इसका, कोई फी नहीं है, आप आराम से इसको देखो। ठीक, जो प्रीलिम के लिए है, प्रीलिम के क्वेश्चन PYQs अलग डिस्कस करेंगे उसमें, वो अलग है, ताकि आपको ना ऐसा ना हो कि मेंस का देखने के लिए प्री का भी बेवजह के आप देख रहे हो। तो उसमें मैंने ऐसे ही डिस्कस किया हुआ है कि आपको प्री के भी कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं, मेंस की भी है, और प्री के जो क्वेश्चन है जो एकदम फैक्चुअल है वो प्री के साथ, और जो मेंस का होगा वो मेंस में पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन आप वो PYQs जब मैं कराऊंगा ज्योग्राफी के, कल या परसों वीडियो हो जाएगी आपकी, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो वीडियो देख जरूर लेना, क्योंकि मैं बार बार उसमें रेफरेंस दूंगा कि देखिए वहाँ पे ये कराया था और इस तरीके से है, ये चीज़ कराई इस तरीके से है। ठीक है, तो आप खुद उसमें आंसर बनाओगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप देखना, आप आराम से उसमें खुद से एक्सप्लेन कर लोगे। तो पेपर 5th और 6th आपका निमट गया पूरा इसमें। ठीक, ये मत सोचना कि पॉलिटी में कराऊंगा तो उसमें गवर्नेंस नहीं होगी, गवर्नेंस भी होगी, ग्राम पंचायत सब कुछ होगा उसमें। ठीक है, सब कुछ मीन सब कुछ, इसमें कुछ नहीं छूटेगा। इसीलिए देखिए वीडियो आने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे एक्चुअल में कंटेंट उसका भी प्रिपेयर करना है, उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, उसको कन्वर्ट भी करना है, छोटी मोटी एडिटिंग, वैसे आती नहीं है एडिटिंग, लेकिन जो भी क्लिप ऐसी रहती है उसको निकालना, और फिर उसके बाद ये आपके पास आती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लिमिटेशन है मेरी, बट कोई नहीं, अभी तो ऐसा ही है, ऐसे ही चलेगा, फिर आगे देखते हैं। तो ये अपना 5th और 6th होता है। ठीक, अब आपके GS 1 2 3 4 और हिंदी, हिंदी और ऐसे, हिंदी एंड ऐसे। सबसे पहले GS 1 से, इसको लिख लो, आप कहीं से भी प्रिपेयर करो। GS 1 आपको 15 दिन देने हैं, बहुत आराम से। ठीक, 15 डेज। आज मकर संक्रांति है, 15 दिन बचे, तो 15 दिन आपने इसको दिए GS 1 को। GS 2 15 दिन ही आपको GS 2 को देने हैं, 15 डेज मीन्स फरवरी 15 तक जाएगा, ये आपका जनवरी में ही खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा जनवरी इसी में चला जाएगा। मोर देन सफिशिएंट है, तो आपकी पूरी फरवरी इसमें खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए 15 दिन ये और 15 ये 30 फरवरी में आपका GS 3, GS 4, इसमें आप चाहें तो 10 दिन दे सकते हैं, 10 डेज, क्योंकि ये पूरा स्टैटिक है, इसमें करंट का ऐसा कुछ है नहीं, उतना डायनेमिक भी नहीं है। एक दिन में एक टॉपिक करोगे, 8-10 टॉपिक है वो पूरे इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 10 मार्च तक ले सकते हैं, 10 मार्च में कंप्लीट हो रहा है, मार्च 10। पेपर कब है? अप्रैल में। ठीक, अब साथ में आपको क्या करना है, इसको आप फॉलो कर रहे हो बस, बीच बीच में जब मैं इसकी वीडियो लेके आऊंगा, सपोज ज्योग्राफी की आई, तो एक दिन या कुछ टाइम निकाल के वीडियो देख के उसके PYQ सॉल्व किए जो मैं कराऊंगा, तो 2 वीडियो आपको यहाँ से देखनी रहेंगी, कोई भी आप 1 या 2 दिन बीच में रख लेना। इसलिए मैंने इतना ये गैप दिया है कि ये 10 मार्च से लेके 20 तक भी आपका चला जाए, मार्च तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपने 2-2 दिन इसके लिए दिए सबके लिए, तो इसको बढ़ा दो, चलो 20 मार्च तक हो रहा है आपका, तो 20 मार्च में आपके क्या क्या पूरा हुआ, 1 हो गया है, 2 3 4 पैरेलल 5th और 6th सब पूरा हो गया। बचा हिंदी और ऐसे। ऐसे आप अभी क्या है, अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो तो वेल एंड गुड, वैसे 15 दिन में एक ऐसे या 2 ऐसे लिख के देख लो, कभी भी आपको फ्री टाइम मिले, बस लिखने हैं। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसके लिए मैंने वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको ज़रूरत हो तो उस पर बता देना। ठीक है, वैसे लास्ट में तो ऐसे चलते चलते हम करेंगे ही, 8-10 ऐसे आपसे डिस्कस करने हैं, इस बार नहीं कर पाए थे, तो उससे क्या होगा ना, वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, फिर भी कुछ जो हॉट टॉपिक रहेंगे उस पर डिस्कस करेंगे, तो आराम से आपका ऐसे पूरा। अब हिंदी के लिए आपको देखना है, हिंदी आपको कैसे करनी है, तो हिंदी में आप देखिए, अभी हिंदी का छोड़ देते हैं, मैं आपको अभी अब शेड्यूल के हिसाब से बताऊंगा, शेड्यूल जिसको बोलते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आया, 20 मार्च तक हो रहा है आपका पूरा, अप्रैल में पेपर है, रिवीजन वगैरह सब कुछ इसी में हो जाएगा। चलिए अब कैसे करना है, अब 15 दिन हमने सपोज दिए GS 1 को, जो आपका जनवरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ठीक,
जनवरी। इसमें क्या करना है, आपको कुछ कंटेंट कहीं से नहीं पढ़ना, सिंपल पेपर उठाया, सपोज GS1 उत्तराखंड के, हम PYQ से स्टार्ट करते हैं जो 2024 का हुआ है, 24 वाले से, ठीक। फिर ऐसे ही आप PYQs 2024, ये तो 24 वाला 25 में हुआ है, इसके पहले वाला कर सकते हैं 2021, उसके पहले मत जाना क्योंकि वो क्वेश्चन अलग थे, पैटर्न अलग था, ठीक। हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैं ही डिस्कस करूंगा इसको। देन हम PYQs करेंगे यूपी PCS के, यूपी PCS 2024 में जो हुआ है, 23 में, ठीक है, और पैरेलल चलते जाएंगे। अब क्या इससे क्या होगा ऐसा नहीं कि जादू है, तो चलिए दिन में कितने हम करेंगे उस पर भी आएंगे। ये आपका पहले बड़ा टारगेट, अब और छोटा, और फिर उसके छोटा। इससे फायदा क्या होगा, फायदा चलिए अभी आगे देखेंगे, फिलहाल हम इस तरीके से PYQs करेंगे, ठीक है, और 15 दिन में बस ये करना है, उसके अलग आपको नहीं करना, ठीक। अब इसमें होगा कैसे, GS पेपर 1 के आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक। डेली आपको कितना करना है, डेली आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पहले लिखने हैं। लिखने के बाद अपनी कंटेंट उठा के देखना कहाँ पे प्रॉब्लम हुई इसमें, और फिर जब पूछेगा तो आप और ऐसी क्या स्ट्रक्चर दिमाग में बना के रखो ताकि लगभग सिमिलर क्वेश्चन पे आप सेम अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। अब ये बात मुझे क्लियर है लेकिन आपको नहीं हुई। एग्जाम्पल के लिए आपसे वो पूछता है आर्ट एंड कल्चर पे, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यार आर्ट एंड कल्चर पे तो पूछता ही है, इसमें फिर बताने वाली बात क्या है। तो आप समझो, आपने समझा कि आर्ट क्या है, तो आर्ट को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो है विजिबल जिसको आप देख सकते हो, दूसरा है परफॉर्मिंग जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो। तो फिर उसमें क्या है, ये तो हमने पढ़ा है। परफॉर्मिंग में आते हैं आपके म्यूजिक जिसको आप परफॉर्म करते हो, दूसरा है डांस, तीसरा है आपका म्यूजिक डांस थिएटर, ठीक। ऐसे ही विजिबल में आप क्या देख सकते हो, कोई मकान देख सकते हो, ठीक है, तो कोई बिल्डिंग देख सकते हो, आर्किटेक्चर, उस बिल्डिंग में किया हुआ कोई काम, नक्काशी वगैरह, उसका स्कल्पचर, उस बिल्डिंग में लगी हुई कोई पेंटिंग, ठीक है, इस तरीके से एसेट्रा आप देख सकते हो। तो ये आपने आर्ट में डिवाइड किया। ऐसे ही कल्चर में मैंने आपको बताया हुआ है वेरियस वीडियोस में कि आप फा ये अप्रोच रखना, क्या, फूड, फेस्टिवल, ठीक है, फैशन, फिटनेस, और इसके बाद आता है आपका कस्टम और जो भी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने देखा। अब उसने पहला क्वेश्चन सपोज पूछा कि आप हड़प्पन आर्ट के बारे में बताइए, जो PYQs आप सोल्व करोगे डेली। ये जो 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन ऐसे नहीं करने हैं कि बस ये 7 किए हो गया, आपने सोचना है, दिमाग चलाना है अपना। ये समझ के चलना, आप पहले कंटेंट रिवाइज नहीं करोगे क्योंकि फिर ना जो आपने पढ़ा है आप फटाफट उसको एग्जैक्ट अभी तो रिकॉल करके लिख सकते हो, इतनी रिटेंशन पावर तो आपकी रहेगी। बात तब है जब आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तब आप कितना रिकॉल कर पाते हो। और एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा ना, वही चीज होगी, आपने कितना पढ़ा है वो नहीं आएगा याद। याद क्या आएगा, जो मतलब बहुत आपने सपोज 10 पॉइंट पढ़े होंगे तो हार्डली 2 पॉइंट आएंगे। फिर आप कुछ सोचते हो, अच्छा आर्ट इस तरीके से, ये तो आप थोड़ा सोच के फिर रिलेट करके तब बनाते हो। तो इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर आप रियल एग्जाम में सोचोगे तो आप अभी से सोचना स्टार्ट करो, दिमाग को एकदम ब्लैंक रख के, कुछ नहीं आपने पहले पढ़ना है, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिकोड करना है कि अच्छा इसको इस तरीके से, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा। या फिर
आर्ट एंड कल्चर पे पूछा है तो आर्ट आर्ट मतलब पहला पॉइंट आएगा मेरा विजिबल में, इस पे इस पे इस पे, फिर परफॉर्मिंग में आएगा, फिर कल्चर के 2 पॉइंट, तो ऐसे 2 3 4 5 6 7 पॉइंट बना के लिख देंगे। ठीक है, अब वो आपसे हड़प्पा पूछ ले तो हड़प्पा के एग्जाम्पल रिकॉल करने की, अभी मैं आपसे पूछूं कि हड़प्पा का आप मुझे आर्ट एंड कल्चर बताइए, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं कि पहले बिल्डिंग लिखनी है, वहाँ पे जो डांसिंग गर्ल मिली है उसके बारे में लिखना है, या फिर जो टेराकोटा का कुछ बना हुआ मिला है वो लिखना है। क्या लिखना है पता सब है दिमाग में, पहले क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो यही वो तरीका है कि दिमाग में एक सेट है। अच्छा, आर्ट पूछा है, किसकी पूछा है, हड़प्पा की पूछा है, तो आर्ट में विजिबल, विजिबल में ये चीज़, परफॉर्मिंग में म्यूजिक में ये था, डांस में ये मिला, इसमें ये मिला, लिखा, 3 3 4 4 पॉइंट, काम खत्म। इस तरीके से आपको सोचना है। फिर वो पूछ लेगा आपसे, सपोज आप बताइए गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो गुप्ता का थोड़ा सा कम पता होगा। फिर पूछेगा मुगल के बारे में बताइए, तो मुगल का और कम पता होगा। पूछ लेगा ब्रिटिश का, अब ब्रिटिश का तो ऐसा हम इतना नहीं पढ़ते, फिर भी अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप फिर कैसे लिखोगे वो चीज़ कि यार अच्छा अब ब्रिटिश का पूछ लिया है, जो एक चलता भी है ग्रीको, क्या बोलते हैं उसको, गोथिक आर्किटेक्चर, लेकिन आपको देखिए सोचना कैसे है। अच्छा ब्रिटिश का ब्लैंक है एकदम दिमाग में, कुछ नहीं पता, ब्रिटिश का फिर भी पता होगा आपको। मैं पूछता हूँ अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका, अमेरिका का आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप मुझे बताइए। अब ये तो नहीं पढ़ा है, जितनी भी पीडीएफ आप सर्च कर लो, GS1 का जितना भी कंटेंट देते हैं इसके बारे में तो किसी ने ना पढ़ाया है ना समझाया है। फिर ये क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब जो स्ट्रक्चर मैंने आपको सपोज प्रोवाइड किया, आप बोलोगे अच्छा अमेरिका का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है या आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट, आर्ट में क्या है, विजिबल, विजिबल और परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। विजिबल में क्या है, आपको क्या दिखता है, बिल्डिंग अमेरिका में, ठीक, उसमें स्कल्पचर, स्कल्पचर नक्काशी वगैरह, कोई पेंटिंग वगैरह, ठीक। परफॉर्मिंग में म्यूजिक, डांस, थिएटर, ठीक है। अब आपको कल्चर के पॉइंट भी तो लिखने हैं, कल्चर लिखा तो वहाँ का फूड, वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ के फैशन, वहाँ की फिलोसफी, ठीक है, वहाँ के कस्टम, कितने सारे पॉइंट हो गए। आपको लिखने के लिए कितना चाहिए बस। अब इसमें से सपोज सबके आप नहीं ढूंढ पाओगे, अमेरिका का है, मुझे भी, मैं भी जस्ट अभी बोलते बोलते दिमाग में आया, कुछ आंसर फ्रेम नहीं किया, कुछ सोचा नहीं इस पे। तो अगर सोचना है तो अच्छा बिल्डिंग कैसी है वहाँ पे, तो कोई भी एक बिल्डिंग, व्हाइट हाउस देखा होगा जनरली, उसको इमेजिन कर लो कि ऐसे वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक कैपिटल है, इकोनॉमिक काम है वहाँ पे, ज़्यादा आर्थिक गतिविधि है, बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स है, स्काई स्क्रैपर है, ठीक है। अब उसमें स्कल्पचर, नक्काशी आपको देखने के लिए मिलती है, भाई हमने तो नहीं देखी, मैं नहीं सोचूंगा इस पर। पेंटिंग, पेंटिंग वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल सकती है, हिस्टोरिकल पेंटिंग मिलती है, जो वहाँ के एक तरह से जो उनके फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग थे उनकी कोई पेंटिंग, क्योंकि कुछ भी याद आए आपको, वॉशिंगटन की लिख देना चाहें, ठीक है, एग्जाम्पल में। म्यूजिक, म्यूजिक कौन सा है, हिप हॉप, ठीक है। डांस, कैसा डांस करते हैं। थिएटर, वहाँ पे कोई थिएटर भी चलता है क्या, ऐसा कोई प्ले जो करते हो, कोल्ड प्ले वगैरह, कोल्ड प्ले यूएस का है क्या, पता नहीं, मुझे भी बस नाम सुना है कोल्ड प्ले, ठीक है। अब फूड में, फूड कैसा खाते हैं, तो वेज मीन्स नॉन वेज का ज़्यादा है वहाँ पे। वेस्ट जो आपके फेस्टिवल है, तो क्रिश्चियनिटी है, आपके क्रिश्चियन फेस्टिवल या फिर जो क्रिसमस वगैरह कुछ लिख देना, ठीक है। बाकी फिलोसफी, फिलोसफी कैसी है, भौतिकतावाद, मटेरियलिज्म, अभी आप देख ही रहे हो, पहले वेनेजुएला, अब ग्रीनलैंड का नंबर है। ग्रीनलैंड का तो बाद में आएगा, उसके पहले ईरान का आने वाला है कुछ ही दिन में, हो सकता है वीडियो बनाते बनाते सत्ता पलट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अमेरिका का लिख दिया जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। यही है तरीका
वरना आपको कितना कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे कोई? हड़प्पा का, ठीक है, उसके बाद थोड़ा मौर्य का रहता है, गुप्ता, मुगल, ये बेसिक बेसिक तो याद रखते हैं। अब वो कुछ और पूछ लेगा तो कहाँ से लिखोगे? तो वो यही काम आएगा, और जब ये पूछेगा तभी भी ऐसे लिखना है, ठीक। तो बस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पूछ लेगा कि आपसे आप बताइए हड़प्पा का या फिर गुप्ता का, मौर्यास का, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, इस तरीके से वो पूछता है ज़्यादातर। बाकी 5-6 उसके रटे रटाए वहीं से पूछता है। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन से, दूसरा मौर्य से, तीसरा गुप्ता से, चौथा आपका दिल्ली और जो मुगल सल्तनत है वहाँ से, बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपने 7 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस किए, मीन्स इसमें स्ट्रक्चर बना। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा दिमाग में, तो उसमें कैसे समझना है, उसे याद कैसे करना है, उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट ही करते हैं। इंपोर्ट पीडीएफ, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? पहला क्वेश्चन हड़प्पा का ही है। चलिए, हड़प्पा में देखिए, सपोज आपको क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए थे ग्रुप में, देखना। ये उत्तराखंड पीसीएस जीएस पेपर 1 2024 का जो मेंस था उसके है, उसका पहला क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 7 तक ये इसमें है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पूछा उसने कि आपको हड़प्पा का आर्ट समझाना है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कैसे समझाओगे? ऐसे ही समझाएंगे कि अच्छा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब इसमें हमने क्या याद किया हुआ है कि यार आर्ट में तो विजिबल में उसको तोड़ लेते हैं और परफॉर्मिंग में तोड़ लेंगे, आर्किटेक्चर में भवन निर्माण को देख लेंगे हम किस तरीके से। बस उसी तरीके से आपको सोचना है, इसमें सोच लो। देखिए म्यूजिक जो आपका आर्ट था, हम पहले परफॉर्मिंग ले लेते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग में आपको स्ट्रक्चर पता है, तो जो सबसे पहले आप याद रखते हो कि यार डांसिंग गर्ल की एक वो मिली है ब्रॉन्ज स्टेच्यू, तो आपने लिखा डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू मिला है, सेंस ऑफ रिदम, पोस्चर, मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है। ये भी मत लिखना परफॉर्मिंग में क्या मिला है, डांस में आपको ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल विच शोज मूवमेंट, ठीक। ऐसी म्यूजिक, टेराकोटा की कुछ फिगर मिली है जहां पे उन्होंने ड्रम और स्ट्रिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट, कुछ ढपली वगैरह, ढपली नहीं, हाँ ड्रम वही है, और स्ट्रिंग तार वो मिला है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि वो म्यूजिक लवर रहे होंगे। ऑल्दो अरिजीत जैसे नहीं, लेकिन हाँ अरिजीत सिंह जैसे नहीं, बट बाकी इससे आप एक इतना सेंस ले सकते हो कि ये उनके एंटरटेनमेंट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा होगा, ठीक है। तो डांस, म्यूजिक, और उसमें क्या था अपना, म्यूजिक, डांस, थिएटर। तो थिएटर एज सच बोल नहीं सकते, थिएटर की जगह लिख दो ग्रेट बाथ पॉसिबली यूज फॉर कलेक्टिव रिचुअल बाथिंग, मींस एक साथ मास बाथिंग, एक साथ स्नान करते थे, तो वही एक तरह से आप थिएटर में यूज कर सकते हो। थिएटर एक्चुअल में क्या है, आपको परफॉर्मिंग वाला कुछ करना है, तो परफॉर्मिंग में आप रिचुअल परफॉर्मेंस भी लिख सकते हो। 3 पॉइंट हो गए आपके, आधे से ज्यादा पेज इसमें भर चुका है आपका। आप अगर एक्चुअल में देखोगे तो आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, पहला पॉइंट लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, विद एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। तो आपका इतना पेज जा चुका है, पहला पेज चला गया है, दूसरे को देखना है कि कैसे भरना है। ठीक है, कुछ सील्स मिली है, पशुपति सील्स, पशुपति है इसमें, पशुपति सील मिली है जिसमें वो ऐसा लगता है कि भगवान शिव हैं जो
आदि योगी की मुद्रा में बैठे हुए इस तरह से, एक सील वगैरह मिली हुई है, ठीक है। तो आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हो। तो स्कल्पचर दिखा दिया आपने, कोई आर्ट दिखा दिया, और या फिर सील मोहरे। अब आर्ट वाला तो आपका खत्म हुआ। अब आर्किटेक्चर उसने पूछा है कि आर्किटेक्चर क्या। तो आर्किटेक्चर होता है आपका कि वास्तुकला क्या है। वास्तु मीन्स अब आप समझ लो कि घर ही बताना है आपको, उसने स्पेसिफिक पूछ लिया। तो पहले आप बताओगे घर कहाँ पे बना हुआ है और किस तरीके का है, उस पर डिस्कस करेंगे। सपोज मैं ही आपसे बोलता हूँ कि आपको एक कोई मकान लेना है, इमेजिन करो, ये नहीं पता है आपको, आपको कोई मकान लेना है, सपोज देहरादून ही लेना है, कोई घर बनाना है वहाँ पे। तो पहले आप क्या करोगे, कोई अच्छा सा कॉलोनी देखोगे वहाँ पे, तो टाउन, उसकी प्लानिंग, फिर देखोगे कि यार सामान कहाँ मिलेगा घर बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल दूसरा। अब आपने मटेरियल देख लिया, घर देख लिया, ठीक है। अब जो भी जगह है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, सिस्टम कैसा है, आप उसको भी देखोगे। उसके साथ आस पास कोई मॉल, कुछ सब्जी की दुकानें, कुछ ऐसा किराना स्टोर है जहाँ पे हम सामान ले पाए, तो आप देख लोगे कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा पब्लिक आर्किटेक्चर है क्या, ठीक। साथ ही साथ आप देखोगे कि यार जो आस पड़ोस है आपका वो कैसा है। तो अब फिर से एक बार रिकॉल करो इसको अपने हिसाब से, जो आपकी पहली प्रायोरिटी है उस पर फिक्स कर लो, क्या कि अच्छा आर्किटेक्चर में मुझे क्या है, सबसे पहले एक शहर तलाश करना है या शहर में जगह तलाश करनी है। उस जगह पे मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल जो सामान है वो अच्छे से मिल पाएगा, आ पाएगा। आपने सामान भी आ गया, बिल्डिंग बना ली। उसके बाद देख रहे हो कि आपके पड़ोस में दुकान वगैरह है नहीं है, आस पड़ोस कैसा है, आस पड़ोस की बिल्डिंग्स कैसी है, वो आपने देखा, पानी वानी तो नहीं फंसता यहाँ पे। तो ये आपने बेसिक सी जो चीज़ें थी, जो भूल जाओ इसको क्या है, ये दिमाग में है ना आपके, बस इसी तरीके से सोच लो कि टाउन प्लानिंग। तो एक चीज आपने सुनी होगी कि ग्रिड पैटर्न में था, जहाँ पे रोड 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी, ठीक। तो आपने एक ये लिखा। दूसरा, बिल्डिंग मटेरियल जो बना होता था उसमें ईंटें यूज होती थी, ईंटें भी इस रेशियो में, ये लिखा आपने। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा आप सबने है। ड्रेनेज सिस्टम, नाली की क्या व्यवस्था थी। अब देखिए इतनी बढ़िया रोड है, अब रोड पे यहाँ पे नाली तो बनेगी, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत सही था, ठीक। जो ड्रेनेज था वो कवर्ड था सब। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि जो गांव में भी और इवन बहुत सारे शहरों में बड़े बड़े ड्रेनेज खुले रहते हैं, उस टाइम पे नहीं था। तो आप बोल सकते हो कि पहले लोग ज़्यादा सिविलाइज थे। ऐसे ही पब्लिक आर्किटेक्चर, पब्लिक आर्किटेक्चर मतलब क्या, ये तो हिस्टोरियन ने समझने के लिए बड़े बड़े नाम गढ़ दिए हैं, इंग्लिश में है। आप हिंदी में समझोगे यार, आसपास आप देखोगे ना कि दुकान वगैरह कैसे है। और चलिए दुकान नहीं भी हो, उस टाइम पे कोई ऐसी एलियन भी रहता हो, लेकिन हमने क्योंकि अभी तक एलियन नहीं देखा है, ह्यूमन ने नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, और जनरली मुझे पता है नहीं देखा होगा ऐसे किसी ने भी। तो फिर आप अगर उस टाइम पे एलियन होगा भी, जो हिस्टोरियन उसको पढ़ रहे हैं, तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि उस टाइम पे एलियन भी था, क्योंकि जब हमने ही नहीं पढ़ा तो हम कैसे बता पाएंगे, या देखा नहीं। तो वो वही चीज रिलेट कर पाएंगे जो हमने पढ़ी है या देखी है। फॉर एग्जाम्पल, जो भगवान बुद्ध थे, बुद्ध का नहीं, चलिए किसी और की कहानी लेते हैं। एक व्यक्ति था जो एक रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था, और बैठ के उसके पास खाने के लिए क्या था, एक टिफिन था। उसने टिफिन का बॉक्स निकाला और उसमें से पराठे निकाले और पराठे खाने लगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो पराठे को टिफिन से ऐसे टच करके खा लेता है, फिर दूसरा टुकड़ा लेता है, उसको टच करता है, खा लेता है। तो एक व्यक्ति जा रहे थे वहां से, वो पूछते हैं कि भाई ये क्या मसला है, क्या आप बार बार ऐसे टच करके क्यों खा रहे हो, डायरेक्ट खा लो ना उसको। तो उसने बोला कि मैं आज अचार लाना भूल गया हूँ, और मुझे अचार से खाने की आदत है, मैं इधर नीचे देख नहीं रहा, बस टच करके इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं अचार से ही खा रहा हूँ, और मुझे वो फील भी आ रहा है। बोले यार सही बात है। तो एक काम करो ना, आप इसको फिर पनीर समझ लो, कि यार ये है, ये पनीर है और पनीर की रेसिपी है, तो आप बस नीचे मत देखो, उसको टच करके ऐसे खाते रहो।
तो उसने बोला कि पनीर, पनीर क्या होता है? जो मेरे दिमाग में है ही नहीं, मैंने कभी खाया ही नहीं, तो मैं उसको इमेजिन कर कैसे सकता हूँ? मेरे लिए तो अचार ही सब कुछ है। तो वैसे ही हम ह्यूमंस या फिर जितने प्रेजेंट डे की अभी सिविलाइजेशन है, हमने जो चीज़ अभी देखी नहीं, और वो चीज़ हड़प्पा के टाइम पे प्रेजेंट भी होगी, हम उसको नहीं बता पाएंगे, कोरिलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो हम दुकान ये सब देखते हैं तो वही लोगों ने लिख दिया है, कुछ भी हो, ठीक है। ग्रेट बाथ, बड़े बड़े स्नानागार थे, ग्रेनरीज थी अनाज के लिए, ठीक है। बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आस पड़ोस कैसा था, तो वहाँ पे देखिए मल्टीपल रूम्स रहते थे, ऐसे ही लोग थे, प्राइवेसी ओरिएंटेड आर्किटेक्चर था। अब आप मुझे बताइए, आपसे अब मौर्य के बारे में पूछेगा तो आप उसमें क्या बताएंगे? तो मौर्य के आर्ट में तो आर्ट को आपने डिवाइड किया, आर्किटेक्चर पे पूछेगा तो उस टाइम की तो चीज़ें ज़्यादातर हमें लिटरेरी सोर्स पे मिल जाती है, तो हम ऐसा कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट जो चीज़ होंगी वो बता देंगे कि अच्छा वहाँ पे कुमाराहर में एक, कुमाराहर में नहीं, हाँ उधर ही है बिहार मगध के टाइम पे, वहाँ पे कुछ मिला है, वहाँ पे ऐसा आर्किटेक्चर है। कानपुर में, देवगढ़ में, भित्तर गांव में, उन सब में टेम्पल्स मिले हैं। टेम्पल को हमने अभी बता दिया कि इस तरीके से बनते थे टेम्पल, उन सब, ठीक है। तो इस तरीके से बनते थे, तो उसी तरीके से आपको बस सोचना सीखना है, ठीक है। चलिए, तो आपसे इंट्रोडक्शन एक बार याद कर लो, थोड़ा सा देख लो इसमें। पहला क्या है, टाइम याद कर लो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इस टाइम पे थी, ये क्या दिखाती है, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो अर्बन कल्चर को दिखाती है। यहाँ पे विजुअल और परफॉर्मिंग दोनों तरह की आर्ट मिलती है, और आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट करता है एक साइंटिफिक कम्युनिटी ओरिएंटेड सोसाइटी को, जहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत क्लोजली इंटीग्रेट थी डेली लाइफ से। इतना ही याद रख लो, इतना भी याद रख लोगे तो बहुत है। इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, जो चीज इसमें इंक्लूड है आप देखो कि एक हड़प्पन सिविलाइजेशन कीवर्ड है, ठीक है। टाइम पीरियड, उसके बाद टाइम, टाइम के बाद जो पूछा है कि आर्ट थी, आर्ट में भी जो मैंने आंसर में लिखा है विजिबल और परफॉर्मिंग, उसी को बोला है। बस इसमें आर्किटेक्चर को लिख दिया है कि आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट करता था एक साइंटिफिक कम्युनिटी ओरिएंटेड और क्रिएटिविटी, जहाँ पे डेली लाइफ से इंटीग्रेट थी। बस ऐसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा। अब आप बोलोगे कि यार ऐसे कितना याद करेंगे, फिर तो इतने इंट्रोडक्शन कहाँ से याद करेंगे? तो आप चलो मत याद करो, याद आपको थोड़ी ना करना है, एक ही याद कर लो बस, बहुत है ना। अब आपको गुप्ता का पता, गुप्ता का आर्किटेक्चर पूछ लेता है, मुगलों का पूछ लेता है, चलिए। तो थोड़ी सी एडिटिंग करनी है इसमें आपको, इसकी जगह आप लिखो मुगल, मुगल। टाइम पीरियड ऑब्वियसली चेंज करोगे, इसको चेंज कर देना, रिप्रेजेंट वन ऑफ द अर्लीस्ट रहने देना, इसको भी छोड़ दो, अर्बन कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। आप लिख सकते हो वन ऑफ द फाइनेस्ट, फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये लिखा। इसकी कला बोथ विजुअल एंड परफॉर्मिंग, ये भी सेम रहेगा, इसको नहीं चेंज करना। एंड आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट मैच्योर साइंटिफिक एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड सोसाइटी वेयर क्रिएटिविटी वाज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद डेली लाइफ। समझदार को इशारा काफी है, आप समझ गए हो, ठीक। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे, यही चीज चिपकानी है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। अब भूल जाओ कि गुप्ता पूछेगा, यही है, बस टाइम पीरियड आपको भी पता है, गुप्ता का आपको भी पता है, एक दो कीवर्ड बस चेंज करने हैं, आप लिख लोगे, ठीक है। ऐसी कुछ भी पूछे, इंट्रोडक्शन तैयार हुआ, बॉडी आपकी तैयार हो गई है, ठीक है, और आपने ये कंक्लूजन लिखा। अब कंक्लूजन को भी ऐसा नहीं कि एक ही कंक्लूजन, अब समझो आप बात को कि वो दो क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा से ज्यादा आपसे, यहां से
वैसे तो एक ही पूछेगा, या एक भी पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है। मान लो एक ही पूछेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं पूछेगा, सबकी आर्ट नहीं पूछेगा, एक या मैक्सिमम एक और पूछ लेगा, 2 पूछ लिए। तो आपने कंक्लूजन लिखा कि आज हड़प्पन प्रिंसिपल सच एज सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, पब्लिक हाइजीन एंड कम्युनिटी सेंट्रिक डिजाइन resonate with modern initiative like smart city mission, sustainable architecture and tangible cultural heritage preservation. This shows this ancient Indian civilization offer enduring solution. इतनी लंबी सी बात है, आप इसको याद कर लो और इसको याद करके ना इसमें से ये सब हटा दो। आप लिखो गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रिंसिपल सच एज सस्टेनेबल, लिख सकते हो सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, पब्लिक हाइजीन एंड कम्युनिटी सेंट्रिक डिजाइन रिजोनेट विद मॉडर्न इनिशिएटिव लाइक स्मार्ट सिटी, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन। इसमें से आप किसी भी 2-3 लाइन को लिख लो, बस 2 से 3 सब में। तो एक क्वेश्चन किया, लेकिन उसको कितने अलग अलग फॉर्म में किया। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। 7 क्वेश्चन पकड़ो डेली, उसको इस तरीके से लिखो। ऑल्दो मैंने इसका पूरा बनाया हुआ है ये, जैसे एक सेकंड जो क्वेश्चन आप देखोगे तो त्रिपिटका उसने पूछे हुए हैं बुद्धिज्म के, जो मैंने आपसे बोला भी था कि पूछेगा लास्ट ईयर, आप देखना वीडियो में। त्रिपिटका नहीं बोला था मैंने, बोला था कि 100% बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म हॉट टॉपिक है। लास्ट ईयर बुद्धिज्म पे पूछा, इस बार आपको प्रिपेयर करके जाना है तो जैनिज्म करके जाना है। एथिक्स में पूछ लेगा या फिर इसमें पूछेगा, ऑलमोस्ट बहुत अच्छे चांसेस है। ठीक है, तो एथिक्स का इस तरीके से, सॉरी, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद क्या हुआ। अब ये ऐसा सवाल है कि आप, पहले मैं जैनिज्म भी एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। बात क्या है ना कि आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना, आपको बताना है कि आपको करना कैसे। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, अब उसके बाद तो आपको लगेगा यार सब कुछ फैक्चुअली है या फिर मुझे फैक्ट ही याद रखने हैं, तब ही कुछ हो पाएगा, है ना। ऐसा सोचते हैं जनरली, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं दिमाग में ना एक फ्रेमवर्क रखो और उस फ्रेमवर्क में हर चीज कसते चले जाओ। बस एक स्ट्रक्चर, जो मसल मेमोरी है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। आप देखते हो जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं जो डेली न्यूज में आते हैं, आप उनको देखो, कुछ भी आप सवाल पूछो वो फटाफट जवाब देते हैं। और हमें जनरली डर लगता है कि यार इमीडिएट ऐसे सवाल जवाब कहाँ से लेके आएंगे, तो वो कुछ नहीं होता, एक स्ट्रक्चर होता है दिमाग में, और उसके हिसाब से कि आपको जो सवाल आता है उसका तो डायरेक्ट आंसर देना है, जो नहीं आता उस पर बस हल्का सा टच करके इस साइड से निकल जाना है। पूरा एक रास्ता है बना हुआ। जो बिल्कुल नहीं आता उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना है, तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसी पे सब प्रवक्ता लोग काम करते हैं। आधे घंटे की डिबेट में उनसे हार्डली एक प्रवक्ता से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 4 में से वैसे तो वो प्रिपेयर करके आते ही हैं, उसके बाद भी इतनी सारी टेक्निक है कि आराम से वो बच सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से किया जा सकता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा, आपको भी नहीं पता या पता भी है तो लिखोगे कैसे। तो लिखने का सिंपल तरीका है, जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4 तक खींच लो, हो जाएगा आपका। चलिए उसी पेज पे लिखते हैं ताकि आप रिलेट भी कर पाओ। यहाँ पे जीएस पेपर 1 में क्या आता है आपका, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री के साथ सोसाइटी और ज्योग्राफी, 3 चीज आती है। ये दिख रहा है आपको ज्योग्राफी। जीएस 2 में क्या आता है आपका, पॉलिटी, साइंस टेक प्लस एनवायरमेंट, और उसके बाद आपका जीएस पेपर 4। ठीक है, इस तरीके से आपके पास है। अब पूछा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, आपके दिमाग में एग्जैक्ट एकदम से नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, बस रिलेट करते जाओ कि ऐतिहासिक क्या स्ट्रक्चर था जो चेंज हुआ। तो डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, डीकोलोनाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये ना औपनिवेशिक
साम्राज्यवाद का डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। पहला पॉइंट आपने लिख दिया, ठीक। इसका आंसर इतना ही है क्या? चलिए छोड़िए। सोशल, सोशल लेवल पे आपको कुछ आ रहा है? कोई वेव आई थी क्या फेमिनिज्म की? चलिए आपको नहीं पता होगा, रहने दीजिए। ज्योग्राफिकल को चेंज हुआ क्या? ज्योग्राफिकल चेंजेस हुआ है, अभी देखेंगे उसको। पॉलिटी में क्या चेंज हुआ? तो पॉलिटी में क्या हुआ, मल्टीपोलर वर्ल्ड की जगह सीधे बाईपोलर वर्ल्ड बना, बाईपोलर वर्ल्ड, ठीक। तो आपने पॉलिटी का लिख दिया। प्रशासन में क्या हुआ? प्रशासनिक कार्य में हुआ आपकी यूएनओ की स्थापना, ये प्रशासन मैनेज करने के लिए हुआ। ऐसी अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर में चल क्या रहा था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चला। ऐसे ही इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या हुआ, ये ब्रिटेन वुड की बहनें बनी दोनों, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आप एनवायरनमेंट तो उस टाइम पे कन्वेंशन इतनी स्टार्ट नहीं हुई थी। बाकी सैन्य गुटों और हथियारों की दौड़, ये किस में आता है आपका? GS3 में ही है आपका, सिक्योरिटी। तो उस सिक्योरिटी से ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक। ये जो सोशल था, इस सोशल में आएगा आपका मानव अधिकार। तो अब आप सोचिए आपको क्या, अब छोड़िए पीछे क्या है, अब याद नहीं हो गया आपको कि अच्छा पहला हिस्ट्री, हिस्ट्री में डीकोलोनाइजेशन। पहले ही पेपर में जो सेकंड टॉपिक है वो है सोसाइटी, सोसाइटी में आपका आया क्या? मानव अधिकार। तीसरा ज्योग्राफी है, चलिए जियोग्राफी छोड़ देते हैं, ज्योग्राफी छोड़ देते हैं। पेपर 2 पॉलिटी, पॉलिटी में आपका ये सब बना। IR में नॉन अलाइन मूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर 2 के एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में यूएनओ की स्थापना। पेपर 3 पे आते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी में वर्ल्ड बैंक और ये सब बनी। दूसरा आप सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में क्या था? आर्म रेस और ये सब स्टार्ट हुए, और ट्रीटी वगैरह हुई, सॉल्ट स्टार्ट, ये सब। एनपीटी भी उस टाइम पे ही थी 1970 के आसपास, 68। तो बात यह है कि आपने जो भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा, उसको इस तरीके से मैनेज करना है, ना कि आप फिर से पढ़ने पे जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इसको एक बार देख लो, स्पेसिफिक है, यहां से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे भी मुझे आपको समझाना था, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इन सब पे भी मुझे समझाना है। चलिए वो तो मैं अपना काम करता ही रहूँगा, बाकी आप सब लोग अब कैसे प्रिपेयर करना है उसको एक बार देख लो, कैसे क्या है, ठीक है, जो ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो, आपको डेली, यार कहाँ पे है, 7 क्वेश्चन डेली लिखने हैं। मक्खी कहाँ से आ रही है यार ठंड में। 7 क्वेश्चन लिखे आपने, ठीक। उन 7 को किस तरीके से सोच के लिखना है, पढ़ के नहीं, सोच के लिखना है, पढ़ना उसके बाद में। 7 क्वेश्चन आपने पहले किए, किसी भी टाइम कर लो, जो लोग वर्किंग है वो भी कर सकते हैं इसको, जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट है आप 7 ये करो, प्लस साथ में अपना प्रीलिम वगैरह या कुछ और आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका भी करते चलना, 1-2 घंटे उसके लिए निकाल लो। इस 7 के बाद आप डेली हिंदी को दो, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने देखा कि यार एक टॉपिक मुझे पूरा करना है और 4-5 दिन में एक टॉपिक हो रहा है जो आपके सिलेबस का है, बस हो गया पूरा। फिर ऐसे नहीं कि रेगुलर हिंदी पढ़ रहे हो, कभी बीच में टाइम मिला या लगा आपको कि चलिए ठीक है 5 दिन में एक टॉपिक या 4 दिन में एक टॉपिक, ये पूरा हुआ, फिर गैप लो, फिर उसके बाद दूसरे पे आओ, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, 6-7 टॉपिक है वो पूरे कर लो, हिंदी आपका यहाँ से हो जाएगा। ऐसे ऐसे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें इतना नहीं है, वो GS1 है, बस सोचना सीखना है, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा ये रह जाता है कि आप आंसर जो लिखोगे उसका क्या इवैल्यूएशन कराना है, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन देखिए, इवैल्यूएशन कराना आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप चाहे इसमें कोई अपना ग्रुप बना सकते हो, एक दूसरे से
रिव्यू करा सकते हो अपने आंसर का, ठीक है। एक तो ये सही रहेगा। दूसरा, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना, कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग में क्या है, अब कोचिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, मैं आपको इसकी प्रॉब्लम सही जेन्युइन प्रॉब्लम बताता हूँ। आप देखो कि प्रीलिम के लिए बहुत सारी मटेरियल या लेक्चर या सीरीज पूरा सब कुछ मिलेगा आपको, मेंस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंस में किसी को फायदा नहीं है, कोई कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो उससे मेंस से बिल्कुल भी फायदा नहीं है। क्यों? वो आपसे अगर डेली, सपोज कि यहीं पे स्टाफ है, अगर वो डेली आपसे 7 क्वेश्चन लिखवाते हैं और उसको इवेलुएट करते हैं, तो एवरेज मान लो कि 20-25 रुपए एक आंसर के वो किसी को पे करते ही हैं, इतना पे करते हैं। 25 भी किया है, 30 भी किया, तो 210 रुपए उन्होंने डेली पे किए किसी और को। अब 30 दिन जोड़ दो, कितना हुआ? 6000, 21, 3, 6, 6300 रुपये हुए आपके। 21, 63, हाँ 6300 रुपये हुए। अब अगर ये 3 महीने चलाते हैं इस सीरीज को, तो आप समझो 6 18 20,000 रुपये बैठ रहे हैं यार उनके। इसलिए कोई इसमें इवेल्युएशन में आना नहीं चाहता, कोई और इसमें आना चाहे। सपोज मैं आपको इवेल्युएट करके देता हूँ, तो मुझे भी तो फिर कहीं पे जहाँ पे मैं काम कुछ करता हूँ या कुछ और भी काम है, तो वहाँ का टाइम जाएगा। अब उतना टाइम जाएगा तो फिर उसमें भी इशू है। तो ये सबके साथ है, ये कोई एक की प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक को ऐसे नहीं कि दोषी ठहराना है कि वो पैसे के लिए, वो सबके साथ है। अगर वो इसको फ्री में रन करते हैं तो ये सस्टेन कर नहीं पाएगा, क्योंकि फ्री कोई चीज़ नहीं होती। ये सिंपल सा अपने दिमाग में रखो, कोई फ्री इनिशिएटिव ले रहा है आंसर राइटिंग ये वो कुछ नहीं है। आप चाह रहे हो कि फ्री में कोई इवेल्युएट करके दे दे, ठीक है, कोई नहीं करेगा। जो करेगा उसका या तो कुछ अपना एक इंटरेस्ट है जो आपको अभी नहीं दिख रहा है, या फिर कहीं पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। मीन्स कुछ ना कुछ है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। इस वीडियो को भी आप देख रहे हो तो इसमें मेरा कुछ इंटरेस्ट हो सकता है कि यार ठीक है वीडियो चलेगी, व्यू आएंगे उस पर, या फिर कम से कम चलिए पैसा नहीं तो एक रिकॉग्निशन ही मिलेगा, क्योंकि अपना इनिशियल फेज है। तो ये जेन्युइन सी बात है, सबके साथ है यही चीज है, ठीक। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है, आप अपने हिसाब से वाइजली स्टार्ट करना है ना। कुछ भी, अब आपको कहीं पे फ्री आंसर राइटिंग का कुछ चल रहा है, आप सीधे वहां पे ज्वाइन करने चले जाते हो, आप कर लो, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको पता चल जाएगा उसमें कि यार वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप माइंडफुली जो भी आपको इनिशिएटिव लेना है आप उस हिसाब से लीजिए, ठीक है। अब सबके साथ इशू है, जो बच्चे हैं भाई अफोर्डेबिलिटी का उनको भी इशू है, जो कोचिंग है वो उसको वाइबिलिटी का ऑप्शन है कि यार सस्ते में हम वाइबल नहीं रहेंगे, फिर इनएफिशिएंट लोगों को आप हायर करोगे, उनसे इवेलुएट कराओगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप उसमें सफ़र करते हो। तो ये सबका प्रॉब्लम है। तो बेस्ट है आप खुद से लिखो, खुद से उसको रिव्यू करो एक बार। आप किसी अपने फ्रेंड से करा सकते हो कि आप 2 आंसर मेरे रिव्यू कर दो, मैं 2 आपकी कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से फ्री में फ्रेंड भी नहीं करेगा, सबका अपना अपना एक रहता है, ठीक। तो आपको इस तरीके से करना है। साथ पहले मैंने आपको डेली टारगेट बताए, अभी इसके बाद आप देखो 15 दिन का टारगेट है, फिर पूरे 2-3 महीने का है। आप आराम से कीजिए, जो भी आपको मेरी हेल्प चाहिए आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना, कमेंट में लिखना, बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंशन कर देना, ठीक है। बाकी आपका जो पेपर 5th 6th है वो मैं करा ही रहा हूँ, वो सब ऐसे ही रहेगा। इस पे एक्चुअल में क्या है कि ये मैंने सोचा था कि कुछ दिन पहले रेगुलर स्टार्ट करेंगे, बट टाइम का थोड़ा सा कॉन्स्टेंट है। कोशिश रहेगी मेरी, आपका जो भी फीडबैक आता है उसके हिसाब से फिर आगे देखते हैं। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना प्रिपेयर करो। थैंक यू।